हेलो गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन अब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ड इक्वेशन, उनके एग्जांपल, केमिकल इक्वेशन उनके एग्जांपल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम किसी भी इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में, उसके अंदर पढ़ेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है। तो पहले मैं एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन आर जनरली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, कि रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, H2+O2, H2O बना था, H2O ही उसका केमिकल चेंज था, मतलब केमिकल चेंज हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर हमने पढ़ा था कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे CaO+H2O, CaOH होल ट्वाइस बना था, जो कि होता है स्लेकेड लाइम। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था Mg+O2, MgO बनता है, H2+O2 H2O बन गया। ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जांपल्स पढ़े थे। उसके बाद हमने फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिर हमने केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंज, कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़े थे कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। तो पहला तो था अपना कि चेंज इन स्टेट। ठीक है। स्टेट ही चेंज हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए, इवापोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब हमने देखा था। तब हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दो पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है। पहला तो एक्सो, अगर हम केमिस्ट्री में वर्ड को अगर तोड़ना सीख गए और उनके मतलब सीख गए तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे एक्सो, एक्सो यानी बाहर, और थर्मिक, थर्मिक यानी हीट होती है या फिर हीट एनर्जी हो गई। ठीक है। तो जब तो बाहर निकलना, हीट एनर्जी का बाहर निकलना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। तो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व यानी भी बाहर होता है। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मेन पॉइंट ये होगा कि हीट इज इवॉल्व, इसमें हीट इवॉल्व होगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज, जहाँ पे भी हीट इवॉल्व हो जाए वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है। जैसे कि हम डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने मैच स्टिक को जलाया, अगर हमने मैच स्टिक के थोड़ा सा ऊपर हाथ रखा तो हमें थोड़ा सा जलन महसूस होती है, क्योंकि जो मैच स्टिक से हीट निकलती है उससे हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं और हमें जलन होती है, मतलब हीट इवॉल्व हो रही तभी हमारे हाथ गर्म हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल जो है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हर साल, हर 2 साल में एक ना एक बार आता ही है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं CaO, क्विक लाइम, चूना, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। और H2O, वाटर हो गया। ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्ट होगा, जब वाटर को CaO में डालेंगे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। ठीक है। और एक हमको नया कंपाउंड मिलेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। ये क्या होता है? स्लेकेड लाइम। ये जो इनके नाम है ना, ये याद रख लो। CaO का क्विक लाइम हो गया, CaOH होल ट्वाइस का स्लेकेड लाइम हो गया। ठीक है ना। फिर प्लस हीट निकलेगी, हीट निकली मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, क्योंकि एक्सो यानी बाहर होता है, और बाहर जब हीट निकलेगी तब वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि Zn+H2SO4, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो H2 जो है, H2 लेस रिएक्टिव होता है किससे? जिंक से। तो क्या होगा? जिंक जो है H2 को डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो क्या बनेगा? ZnSO4+H2 प्लस हीट। तो जब ये रिएक्शन होगी ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हीट निकली है? हमने एक बीकर, ये रिएक्शन बीकर पे करा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे हीट निकलेगी तो बीकर गर्म हो जाएगा। अगर बीकर गर्म हुआ मतलब कि वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।
जैसे कि हम कुछ एनिमेशन देख लेते हैं और डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पहले तो ये बीकर, बीकर में हमने लिया किसका सॉल्यूशन, पहले तो हमने लिया वाटर लिया। वाटर में हमने क्या डाला, वाटर में हमने डाला CaO। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है क्या होता है ये अपना लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन भी कहते हैं उसको। तो जब हमने लाइमस्टोन को वाटर में डाला तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस बना, जो कि होता है सिलिकेट लाइम। प्लस हीट कहाँ से निकलती हुई दिख रही है अपने को, हीट कहाँ से निकलती हुई दिख रही है, ये जो बबल बन रहे हैं ना, यही हीट के फॉर्म पे निकल रहे हैं। जो बबल बन रहे हैं ना, यही हीट के फॉर्म पे निकलेंगे। मतलब कि हीट निकल रही, मतलब कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सो को दो पार्ट में तोड़ा था ना, कि एक्सोथर्मिक को एक्सो प्लस थर्मिक, तो हम भी इसको तोड़ेंगे इंडो प्लस थर्मिक। एक्सो यानी था बाहर, तो इंडो यानी अंदर अंदर, और थर्मिक यानी हीट होती है। जब हीट अंदर आएगी, हीट अंदर आएगी मतलब कि एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो व्हेन एवर हीट इज एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहते हैं द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक्सो में हमने की पॉइंट क्या पढ़ा था, हीट इज इवॉल्व्ड, और इसमें क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब, तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। 6CO2 प्लस 12H2, ये किसकी रिएक्शन होगी अपनी, ये होती है ग्लूकोज की। तो क्या होती है 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में इनको हम रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा, सनलाइट जो है इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये दोनों हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो CO2 है वो टूट जाएगा किसमें, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। और 12H2O किस में टूट जाता है, 6O2, मतलब कि ऑक्सीजन में टूट जाता है, और H2O मिलता है। तो ये हमको प्रोडक्ट मिलता है जब हीट एब्जॉर्ब होने के बाद। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा कि वो किसी कंपाउंड को तोड़ देगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। देखो, आइस, आइस जब हमने फ्रिज पे रखी थी तो ये क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी। ठीक है, और ये कहाँ पे थी, यहाँ वहाँ पे टेम्परेचर लो था, कम टेम्परेचर था। लेकिन जब इसको हमने फ्रिज से बाहर निकाला तो क्या हो गया, ये आइस से क्या हो गया, H2O में बदल गया। क्यों, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो टेम्परेचर कम था, लेकिन जब हमने फ्रिज से बाहर निकाला इसको तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। हीट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा थी, वो रूम टेम्परेचर में हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मॉइस्चर भी होता है। तो उसने मॉइस्चर और हीट को लिया, क्या हुआ, वो क्या होता है कि आइस पिघल जाता है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज एक्ट एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। क्या करता है, ग्लूकोज एक फ्यूल जैसा एक्ट करता है, जैसे कि डीजल करता है गाड़ियों के लिए, कार के लिए, पेट्रोल करता है बाइक्स के लिए, वैसे ही अपना ग्लूकोज क्या के लिए करता है, अपनी बॉडी के लिए फ्यूल जैसा एक्ट करता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एनर्जी रिलीज करता है, बाहर निकालता है। क्योंकि ये क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, जब भी ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से हीट इवॉल्व होगी, इवॉल्व हुई है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज है। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, मतलब इन दोनों को जब रिएक्ट कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना, 6CO2, इनका ब्रेक डाउन हो गया, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और प्लस ATP, ATP जो होती है हीट एनर्जी होती है। ठीक है, ATP हीट एनर्जी, इनके फॉर्म में इनका ब्रेक डाउन हो गया। तो अगर हीट एनर्जी निकली है मतलब कि वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। यहाँ पे हीट एनर्जी किस फॉर्म में निकली, ATP के फॉर्म पे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एंडोथर्मिक का एक एग्जांपल। तो फोटोसिंथेसिस इज एन, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डाटा इनसफिशिएंट। तो ये जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, इसमें हीट इवॉल्व होगी। हमने देखा था एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो हीट बाहर निकलेगी, मतलब हीट इवॉल्व होगी। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इंडो हीट अंदर आएगी, एब्जॉर्ब होगी। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और ये जो पॉइंट है ना, ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, ये डिफरेंसेस में बहुत कम आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, ये क्या करेगा, अपने एनर्जी ट्रांसफर कर देगा सराउंडिंग में। एनर्जी या फिर हीट, जैसे कि CaO प्लस H2O को रिएक्ट कराया था, CaOH होल ट्वाइस बना था, और जो हीट बाहर निकली थी, हीट बाहर निकल के तो बीकर के अंदर तो रह नहीं जाएगी, बाहर निकल दी मतलब वो सराउंडिंग में जाएगी। तो ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें हीट इवॉल्व हुई थी तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, और इसमें क्या होगा, टेक्स इन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, इसमें ट्रांसफर कर रहा है, इसमें ले रहा है, ठीक है। क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होगी मतलब लेगा वो, तो टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस बना, हीट बना, हीट बना मतलब कि हीट बाहर निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इसमें क्या होगा कि 6CO2 प्लस 12H2, यहाँ पे सनलाइट आएगा, यहाँ पे क्लोरोफिल आएगा, यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, तो ये दोनों क्या होगा, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, ये बन जाएगा अपना। अब हम देखते हैं एनर्जी चेंजेस इन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, ये भी हमने पढ़ा कि जब रिएक्शन करेंगे हीट निकलेगी तो बाहर ही जाएगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि हीट अंदर आएगी, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसलिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, तो पहले हम देखेंगे वर्ड इक्वेशन। A word equation is a chemical reaction expressed in word rather than chemical formula। तो हम क्या करेंगे वर्ड इक्वेशन में कि इसमें हम पूरा पूरा वर्ड लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं ना, तो हम Mg नहीं लिखेंगे, इनका केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम इनका पूरा नेम लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम को Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं तो मैग्नीशियम लिखेंगे, और O2 को ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिख देंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और इनका हम पूरा पूरा नाम लिखेंगे, तभी तो नाम है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। तो इसमें हम पूरा पूरा नाम लिखेंगे, इनमें हम केमिकल फॉर्मूला उनके नहीं लिखेंगे। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, क्या केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड द फॉर्मूले। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि इसमें हम पूरा पूरे वर्ड ना लिखते हुए इनके शॉर्टर फॉर्म या फिर इनके केमिकल फॉर्मूले लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन को O2 लिख देंगे, तो क्या हमको प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का शॉर्टर फॉर्म हो गया MgO। तो केमिकल इक्वेशन में हम केमिकल इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम कैसे इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट in reaction are written in term of their symbols और molecular formulae on both side of equation। इसमें क्या होता है कि जब रिएक्टेंट कौन सा साइड होता है, जो LHS साइड होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं, तो रिएक्टेंट किस में लिखे जाएंगे, केमिकल फॉर्मूलेज में लिखे जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम रिएक्टेंट है ना, और O2 रिएक्टेंट है, तो मैग्नीशियम को Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन को O2 लिख देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम को Mg लिख देंगे, ऑक्सीजन को O2 लिख देंगे। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने हैं उनके, ठीक है, बोथ साइड पे। जैसे कि A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस डी बना रहे हैं, तो वैसे ही होता है कि A प्लस बी का हम शॉर्टर फॉर्म लिखेंगे और केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, और रिएक्ट करके वो जो बनाएंगे उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखिए सेकेंड अपना स्टेप हो गया, अ साइन इज एडेड बिटवीन द फॉर्म रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हैं A प्लस बी है ना, A प्लस बी में हमने साइन ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हम साइन ऐड नहीं करेंगे तो वो तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये दिखाएगा नहीं कि रिएक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच में।
तो हमको क्या करना होगा, रिएक्टेंट के दोनों जो है सब्सटेंसेस के बीच में एक प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ए प्लस बी, ए के बीच में प्लस लगाए, उसके बाद बी आया है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी तो देगा सी प्लस डी, ठीक है। तो हमको प्लस साइन लगाना जरूरी है, नहीं तो वो केमिकल इक्वेशन होगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आर रिटन इन टर्म ऑफ सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑन राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखा था, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट भी कभी कभी क्या होता है कि जब रिएक्ट करने के बाद प्लस में आ जाते हैं, कि जैसे कि हम लिख देते हैं Zn प्लस H2SO4, ये रिएक्ट किया तो हमको क्या मिला, ZnSO4 प्लस H2 मिल गया, H2 प्लस लगा है ना, तो प्रोडक्ट में भी प्लस साइन लगता है, ठीक है। और उसको भी हम किस में लिखते हैं, सिम्बॉल्स में लिखते हैं। रिएक्टेंट को भी हम सिम्बॉल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज में लिखते हैं, और रिएक्टेंट को भी लिखते हैं और प्रोडक्ट को भी लिखते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस साइन इज एडेड बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साइड भी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में प्लस का साइन लगेगा, ठीक है, जैसे सी प्लस डी, ठीक है। इनके साइड में भी प्लस का साइन लगेगा, इसके पहले ही मैंने समझा दिया था, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एन एरो साइन इज इंसर्टेड टू शो विच वे रिएक्शन इज अकरिंग, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाना होगा। एरो जिस साइड एरो का साइन जाएगा उसी साइड रिएक्शन होगी, मतलब कि जैसे ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इधर ये राइट हैंड साइड एरो जा रही है, मतलब कि रिएक्शन इधर साइड हुआ है, तो ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहे हैं। तो हमको एरो लगाना जरूरी है कि किधर साइड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होगा स्टेप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ते हैं। चलिए पहले तो देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन विच कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ईजी है, ठीक है। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड, मतलब कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे तो क्या होगा कि वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। जैसे अब एक एक लेकर समझाते हैं। जैसे कि जिंक है, ये क्या है, एक एटम है, क्योंकि यहाँ पे केवल अकेला लिखा हुआ है ये। और H2SO4 को देखोगे तो H2 हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ये हमको कैसे पता चल रहा है, लिखा हुआ है क्योंकि, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ZnSO4 प्लस H2। अब देखते हैं जैसे कि रिएक्टेंट साइड पे Zn 1 था, अब देखो प्रोडक्ट साइड में भी Zn 1 ही है, मतलब कि Zn तो बैलेंस्ड है, ठीक है। H2 2 है, यहाँ पे भी H2 2 है, और S सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन 4, मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे ऑन द बोथ साइड ऑफ एटम, ठीक है ना। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता होगा, जैसे बैलेंस में देखा था तो दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स थे बैलेंस्ड होते थे, इक्वल होते थे। तो इसमें क्या होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड आर नॉट इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड नॉट नहीं इक्वल होंगे, ठीक है, नहीं इक्वल होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमको क्या देते हैं, H2O देंगे, ठीक है। तो H2 देखो, H2 तो 2 है, अरे ये तो दोनों बराबर हो गए, ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये तो बैलेंस्ड नहीं है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं कि इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑल नॉट इक्वल, तो उनको कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो नंबर देखो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड हाइड्रोजन इक्वल हैं, बोथ साइड इक्वल है, बट O2 ऑन बोथ साइड इज नॉट इक्वल। जो O2 है बोथ साइड के वो इक्वल नहीं है, क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंसिंग जो है किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लेते हैं, ये हमने 9th में पढ़ चुका है, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी डिफाइन एज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये क्या होती है? बदलती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। तो इसी तरह बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी होता है। जैसे कि हम जब बैलेंसिंग करते हैं, तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उनका जो है उनका नेचर चेंज होता है, उनका जो है इक्वेशन चेंज हो जाती है। लेकिन जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो चेंज नहीं हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन वुड बी सेम, विल बी सेम, हर में सेम ही होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो पहले हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है? ये एनसीईआरटी की मेथड है, ये अगर 10th बोर्ड पे आती है तो इसी मेथड से हमको सॉल्व करना है बैलेंसिंग, ठीक है? पहले हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी है, ठीक है? Mg प्लस HCl, ठीक है? मैग्नीशियम प्लस HCl जब रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन हमको ये मिलता है। तो अभी हमको पता है पहला स्टेप हमारा क्या है। हमें पहले दोनों टाइप के, दोनों साइड जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स को गिनना है। जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एक हमारे पास एलिमेंट हो गया मैग्नीशियम, तो उसको सेपरेट लिख लो। हाइड्रोजन हमारे पास है तो उसके नीचे हाइड्रोजन लिख लो। और उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोरीन उसके नीचे लिख दो, हाइड्रोजन के नीचे। फिर यहाँ पे LHS बना दो, RHS बना दो। फिर हमको पता है क्या लिखना है। मैग्नीशियम में जैसे एक एटम है, यहाँ पे एक ही एटम है ना, ठीक है? तो मैग्नीशियम एक हो गया। और राइट हैंड साइड में देखोगे तो मैग्नीशियम राइट साइड पे भी एक है, ठीक है? ऐसा लिख दो। और हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 2 लिख दो। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है। तो ऐसे हमको पहले लिख लेना है, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट बैलेंस्ड है, कौन सा नहीं है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे पहले से बैलेंस्ड है, तो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है, ठीक है? तो पहले हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, चलिए। तो ये देखो, ये वो जो पिछले वाली स्लाइड पे है यही लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट, ठीक है? तो हम इसके आगे से करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में एक है लेकिन राइट हैंड साइड में 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाए। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 आ जाए। तो बहुत ईजी है, हमको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 1 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन के आगे हमने 2 लगाया। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो पूरा कंपाउंड है ना, उसके आगे हमको कोएफिशिएंट लगाना है। कोएफिशिएंट क्या होता है? जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो जैसे HCl है, उसके आगे हमको 2 लगाना है। जैसे कि लिखते हैं ना H2, अगर H अकेला लिखा है तो यहाँ पे हम अगर कोएफिशिएंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमको कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना? तो हमको कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है। तो Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2 आ गया हमारे पास। तो अब देखो, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, बट साथ में क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। देखो कैसे, जब हमने कोएफिशिएंट 2 लगाया, तो जब भी हम किसी पूरे कंपाउंड के आगे कोई नंबर लिखते हैं ना, तो वो जितने भी कंपाउंड उस इक्वेशन में होते हैं सभी के लिए हो जाता है। जैसे कि ये जो 2 कोएफिशिएंट है वो हाइड्रोजन के लिए भी 2 है, ठीक है? 2 एटम है, और क्लोरीन के लिए भी 2 एटम है। तो मतलब कि क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है? तो अब देखो, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, मतलब कि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है? अब क्लोरीन 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो अब मतलब कि मैग्नीशियम भी 1 हो गया दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे। और हाइड्रोजन भी 2 2 दोनों तरफ हो गया, LHS और RHS पे। और क्लोरीन भी 2 2 हो गया LHS RHS में। मतलब कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड सेम है, मतलब कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें तो सेम हो गए, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है? तो बाय डूइंग सो क्लोरीन इज आल्सो बैलेंस्ड। जैसे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो साथ में क्लोरीन भी हो गया। तो मतलब कि सभी बैलेंस हो चुके हैं, मतलब कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया है, ठीक है?
अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा टफ एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो KClO3, KClO3 KCl प्लस O2 में टूटता है। अब पहले हम एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, जैसे कि हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा था, हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो एक कंपाउंड जो है टुकड़े में टूट जाएगा, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ये अगर कॉन्सेप्ट को आपने रिलेट करना सीख लिया तो केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गई तो वो लोग टूट गए अलग अलग, तो KCl प्लस O2 इसमें ये टूट गया। अब देखो एक चीज़ देखो, अब हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था कि काउंट एटम्स ऑफ ईच साइड, हमें दोनों साइड के एटम को पहले काउंट कर लेना है कि बराबर है भी या फिर नहीं। तो पहले देखो के इधर साइड 1 है, इधर साइड भी K1 है, तो देखो LHS पे भी K1, RHS में भी K1, क्लोरीन LHS में 1, RHS में भी क्लोरीन 1, ठीक है ना। अब O2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन LHS में 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हमको ऑक्सीजन, तो अब देखो एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर जैसे कि हम 2 को कैसे वो कर सकते हैं, 1.5 या फिर 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, हमें इनसे मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना बैलेंसिंग में, ठीक है। हमें हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि पूरे इंटीजर्स जो हैं, जैसे जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनसे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर हमको ये LHS में अगर ऑक्सीजन 3 है, RHS में ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, लेकिन हम 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं। अब अगले स्टेप में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, LHS में तो 3 ही रह गए, लेकिन RHS में 4 हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करना है। तब देखो हम तो इसको 1.5 2.5 से मल्टीप्लाई हमको बिल्कुल नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे इसको कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से करेंगे तो 3 रह जाएगा, तो 2 करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4, फिर से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे एक और देखने वाली बात है कि जब हमने पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाया, तो हमने अभी पिछले वाले इक्वेशन में भी पढ़ा था कि अगर हमने पूरे कंपाउंड के आगे कोई कोएफिशिएंट लगाया है, तो वो जो कोएफिशिएंट है वो जितने भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के लिए होगा। जैसे कि इस कंपाउंड में पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी के लिए 2 जो है कोएफिशिएंट माना जाएगा। जैसे कि पोटेशियम है, तो ये भी इसके भी 2 एटम हो गए, ठीक है। क्लोरीन है, इसके भी 2 एटम हो गए, और ऑक्सीजन है तो इसके 6 हो जाएंगे, क्योंकि पहले से इसके पास 3 है, और 3 और 2 इंटू जाएगा तो 6 आ जाएंगे, तो इसके पास तो 6 हो गए। और यहाँ पे अब देखो, लेकिन अब देखने वाली बात है, पोटेशियम यहाँ 2, पोटेशियम यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ 2, क्लोरीन यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ 6, यहाँ ऑक्सीजन 4। अब देखो यहाँ तो पूरी अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। लेकिन अब इसको एक ही स्टेप हमको और करनी है कि ये पूरी इक्वेशन बैलेंस होएगी। हम क्या करना है, जैसे 6 यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है ना, या 4 ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन को भी पूरा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे पहले केवल O2 था ना, यहाँ पे कोई भी 2 नहीं था, ठीक है, यहाँ पे केवल O2 था। तब हम क्या कर सकते हैं कि ये O2 6 बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 पहले से है तो हम इसका 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका 3 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो 2 लगा है उसके बदले 3 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये चीज़ हमने की तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 6 हो गए और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 6 हो गए, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अभी हमने देखा था कि यहाँ पोटेशियम 2 है LHS में, RHS में पोटेशियम 1 है, क्लोरीन LHS में 2 है, पोटेशियम वो क्लोरीन RHS में 1 है। तो अब इन दोनों को बैलेंस करना है हमको, क्या किसको बैलेंस करना है, पोटेशियम और क्लोरीन को। तो अगले स्टेप में करते हैं। अब हमने देखा था कि ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर लिया था, अब हमको पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करना था। तो यहाँ पोटेशियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन इनके राइट हैंड साइड में पोटेशियम 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर वो 2 है और वो ये 1 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 1 की, तो क्या होगा कि पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ पे पोटेशियम के आगे 2 लगा दिया, और तो क्या हुआ कि कंपाउंड के आगे हमको लगाना है, ठीक है, कोई भी कोएफिशिएंट। तो जब हमने लगाया तो पोटेशियम तो बैलेंस हो ही गया, लेकिन साथ में क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो पोटेशियम और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो अब देखो लेफ्ट में पोटेशियम लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे 2,
क्लोरीन लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे 2, और ऑक्सीजन भी राइट लेफ्ट साइड पे 6 और राइट साइड पे 6, मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो अब जब सभी इक्वेशन सभी एटम्स इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। तो 2KClO3 क्या देगा हमको, 2KCl प्लस 3O2, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बैलेंसिंग बाय रॉ मेथड, ये हमारे मेन कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमको टाइम बचाना है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो पहला है H2+O2। अब देखो H2 तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, तो अब हमको O2 को बैलेंस करना है। तो O2 को बैलेंस करना है तो हम O2 के आएंगे 2 लगा देंगे, तो अपने आप O2 के आएंगे 2 लगा देंगे। तो O2 को बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब देखो हाइड्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन जब 4 हो गए तो हमको हाइड्रोजन को 4 बनाना है। तो अब इधर साइड हमको भी हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, ये 2 कटे, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन, मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये रॉ मेथड बहुत ही सिंपल रहती है, इसको जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, Mg+HCl मैग्नीशियम, ये भी हमने रॉ मेथड से भी किया था इसको, Mg+HCl। तो मैग्नीशियम 1 है, मतलब कि मैग्नीशियम को हमको बैलेंस नहीं करना। अब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर पे 1 है, ठीक है, इधर पे हाइड्रोजन 1 है और इधर पे हाइड्रोजन 2 है, तो हमको हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करना है। और क्लोरीन इधर 1 है और क्लोरीन इधर 2 है, मतलब हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में है, हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में, मतलब कि अगर हम कोई इसमें कोई अकेला कोएफिशिएंट लगाएंगे ना, तो ये दोनों के लिए ही वैलिड होगा। जैसे कि 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी। तो अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ये जो 2 है ना, क्लोरीन के लिए भी वैलिड है, तो ये क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है Mg+2HCl, तो Mg तो बैलेंस ही है, 2H और Cl2 तो Cl2, मतलब कि ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि KClO3 और KCl, हमने पढ़ा था कि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये दोनों का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का ब्रेक डाउन हुआ, तो अब देखते हैं कि पहले तो इनका एटम्स गिनते हैं। तो पहले पोटेशियम का देखेंगे, तो पोटेशियम के इधर साइड 1 है, इधर का भी पोटेशियम 1 है, मतलब कि पोटेशियम तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन इधर साइड 1 है, क्लोरीन इधर साइड भी 1 है, मतलब कि इन दोनों तो ये दोनों तो बैलेंस है। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन तो इधर साइड 3 है, बट इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हमको क्या करना है कि इधर साइड के ऑक्सीजन को 3 बनाना है। ठीक है, तो लेकिन 3 तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी 1.5 2.5 इससे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको कोई इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट नंबर 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो हमको 2 से करना पड़ेगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के आगे कोएफिशिएंट 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन अब ये दिक्कत की बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ के ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है इस 4 के बराबर। तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि अगर 4 का 1 से करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ना तो 1.5 से कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो 4 ही है। तो अब देखो यहाँ का कोएफिशिएंट तो पहले कुछ नहीं था ना, कोई यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, तो यहाँ पे अब हम 2 के बदले पे 3 लगा देंगे। अगर 3 लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 था पहले से, अगर हम 3 लगा देंगे 3 2 6, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन पहले से हैं, तो 6 यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब देखना ये जो हमने 2 लगाया था यहाँ ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ये तो हमने पढ़ा था कंपाउंड के सभी एलिमेंट के लिए वैलिड होगा। तो ये पोटेशियम जो 2 कोएफिशिएंट है, पोटेशियम के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर लिया, तो हमको पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करना है। अब क्लोरीन यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, और क्लोरीन इसके सामने 2 लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ठीक है, और वहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हम क्या करेंगे, क्या करें कि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर क्लोरीन 2 हो गया है तो क्लोरीन के लिए भी 2 है और पोटेशियम के लिए भी 2 है, मतलब
टू पोटेशियम भी आ गया और टू क्लोरीन भी आ गया। ठीक है, तो मतलब अब देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई कि नहीं। तो टू पोटेशियम हो गया, टू पोटेशियम राइट हैंड साइड में, टू के सी एल लेफ्ट हैंड साइड में, टू के सी एल लेफ्ट हैंड साइड में, सिक्स ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, सिक्स ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में। मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस होगी। मतलब कि ये दो मेथड बहुत ज़्यादा इजी है, इसको जल्दी से अप्लाई करके हम जल्दी सॉल्यूशन ला सकते हैं। अब देखते हैं कि हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो पहले देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमने इक्वेशन लिखी है ना, उनके फिजिकल स्टेट कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस है। पहले तो एक्वस समझ लेते हैं क्या होता है। एक्वस जो सॉल्यूशन होता है वाटर और किसी सॉलिड का। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होता है वाटर और किसी सॉलिड का, वाटर में सबसे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर जैसे जिंक, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जिंक जो होता है, जिंक सॉलिड होता है। जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसके सामने एस लिख देंगे हम सॉलिड को एस लिखते हैं, एक्वस को ए क्यू लिखते हैं, गैस को जी लिखते हैं और लिक्विड को एल लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जिंक सॉलिड है तो इसको एस लिख देंगे, H2SO4 एक्वस है, क्योंकि सॉलिड और सॉलिड तो रिएक्ट करने नहीं वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्वस के साथ रिएक्ट करेंगे, एक्वस H2SO4, ये एसिड होता है। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। और जो ZnSO4 बनेगा ना, ये एक्वस सॉल्यूशन से इसको रिप्लेस किया H2 को, तो ZnSO4 जो बनेगा वो एक्वस बनेगा। तो हमें ऐसे फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है। ठीक है, और जो H2 निकलेगी, H2 तो गैस ही होती है, तो H2 के सामने हम G लिख देंगे। तो ये ध्यान रखनी है कि सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ और गैस के लिए G, ये हमको लिखना है। ठीक है, अब दूसरा है, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस देन हीट साइन डेल्टा। डेल्टा, ये ट्रायंगल जो है वो डेल्टा है, पुट ओवर द एरो ऑफ इक्वेशन। ये जो डेल्टा है ना, इसको हमको पुट कर देना है एरो के ऊपर। ठीक है, अगर वहाँ पे हीट निकल रही है तो ठीक है, अगर हमको उनका डिकम्पोजिशन कराना है, जैसे कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं, अगर हम इसमें हीट देंगे ना प्लस हीट, ठीक है, तो क्या होगा, वो टुकड़े में टूट जाएगा। जैसे कि किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2 इसमें टूटेगा ना, तो यहाँ पे हमको डेल्टा का साइन लगाना है। अगर कहीं पे हीट हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम हीट किसी को दे रहे हैं या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमको यहाँ पे डेल्टा लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर, एरो के ऊपर, जो कि साइन कर देगी किधर साइड रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और तीसरा है, इफ गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन इट इज शोन बाय द अपवर्ड एरो। अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो हमको अपवर्ड एरो से हमको बताना है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। जैसे कि Zn+H2SO4, तो यहाँ पे Zn SO4 तो बन गया जो कि एक्वस है, लेकिन यहाँ पे जो H2 बनी ना, H2 इवॉल्व होती है, निकल जाती है, जो कि गैस होती है। ठीक है, इफ प्रेसिपिटेट इफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म देन इट इज शोन बाय द डाउनवर्ड एरो। प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुका था कि प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो कि सॉल्यूशन में होता है। तो क्या होता है इसमें कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, ये सॉल्यूशन के नीचे चला जाता है, क्योंकि सॉलिड होता है तो ये तो मिक्स होगा नहीं, ये सॉल्यूशन बनाएगा नहीं, तो क्या होगा कि वो नीचे सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड मतलब सॉल्यूशन के नीचे आकर जमा हो जाता है, तो वो होता है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड एरो। ये डाउनवर्ड एरो बनी हुई ना AgCl पे, जैसे NaCl प्लस NaNO3, तो हमको क्या मिलेगा, AgCl। यहाँ पे AgCl होगा, ठीक है, यहाँ पे AgNO3 होगा। तो NaCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, यहाँ पे Ag होगा, ये ध्यान रखना है, गलती होगी। ठीक है, तो अब ये AgCl जो है, AgCl जो बना ना, वही अपना क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा हमको किससे करना है, हमको किससे रिप्रेजेंट करना है, डाउनवर्ड एरो से। और डाउनवर्ड एरो के साथ जो प्रेसिपिटेट बना है ना, वो सॉलिड होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, Ag लिखना है। ठीक है, Ag। अब अगले में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन इज शोन बाय राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर कहीं पे इवोल्यूशन हुआ है हीट का या फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हुई है तो हमें प्लस का साइन कहाँ पे लगाना है, प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, प्रोडक्ट साइड। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखते हैं, C+O2। C+O2 जब रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ये यहाँ पे गैस होगा। ठीक है, C+O2 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, जो कि गैस होता है।
और क्या बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। अगर हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे प्लस हीट कहाँ पे लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड पे। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे लिखी हुई है क्या, हाँ। अगर प्रोडक्ट साइड पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है हीट, मतलब कि वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। या फिर ये पूछ ले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्लस का साइन कहाँ लिखते हैं, तो ये बताना है कि प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम कहाँ पे लिखते हैं प्लस का साइन हीट के साथ, हम लिखते हैं रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। जैसे कि N2+O2 प्लस हीट क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हीट जब अगर कभी हम रिएक्टेंट के साइड पे प्लस का साइन लगाते हैं हीट के साथ, तो वहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। और या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन पे हीट का साइन कहाँ पे लगेगा, रिएक्टेंट साइड पे लगेगा कि प्रोडक्ट साइड पे लगेगा, तो हमको क्या बताना है, रिएक्टेंट साइड पे लगेगा, ठीक है। और एक और स्पेसिफिक कंडीशन ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर कितने टेम्परेचर पे है, प्रेशर उसका, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन आर इंक्लाइंड ओवर और बिलो द एरो। जैसे रिएक्टेंट होते हैं, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं किसी टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर कहाँ लिखना है, एरो के ऊपर साइड पे, अपर साइड पे। और जो कैटलिस्ट है वो कहाँ लिखना है, हमें लिखना है लोअर साइड पे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं N2+3H2, ठीक है। तो ये 450 डिग्री सेल्सियस में और 200 एटॉमिक मास में, ठीक है, 200 एटॉमिक मास यूनिट में। Fe जो है क्या है, Fe कैटलिस्ट है। तो इन सब की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिलता है, 2NH3 एमोनिया मिलता है, हमको एमोनिया मिला, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर हुआ तो हमको एरो के ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखो। टेम्परेचर या फिर प्रेशर हो तो एरो के ऊपर, और कैटलिस्ट हुआ तो हमको एरो के नीचे लिखना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं व्हाट आर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10th बोर्ड के लिए। जैसे कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑल्टर यानी वो कि केमिकल रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको फास्ट कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं। ऑल्टर यानी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट कैसे नहीं करते हैं, अगर रिएक्शन हो चुका होगा ना, जब हम रिएक्शन के अंदर देखेंगे जो हमने कैटलिस्ट डाला होगा ना, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वैसे ही हमको सिंगल फॉर्म पे मिल जाएगा। जैसे कैटलिस्ट एक बार और पढ़ते हैं, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। उनकी प्रोसेस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, विदाउट पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। पार्टिसिपेट बिना करते हुए वो क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कैटलिस्ट, और ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल चेंज, क्या करेंगे, केमिकल चेंज को, केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होती है उसको जल्दी जल्दी करा देंगे, ठीक है। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसकी प्रोसेस को डिक्लाइन कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। जो प्रोसेस होती है, जो पॉजिटिव तो जल्दी जल्दी करा देते हैं, लेकिन नेगेटिव क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, रेट डिक्रीज कर देंगे, तो वो बहुत धीरे प्रोसेस होगी नेगेटिव कैटलिस्ट में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।